अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर 3 से 4 अहम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे कि पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स में फ़र्क क्या है। अमूमन इनको एक ही समझा जाता है। और दूसरा, पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं द पर्सन विद स्पेशल नीड्स की, यानी डिसेबिलिटीज़ की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में फ़र्क क्या है, इस चीज़ को भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है, यानी आप कह सकते हैं द क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप तफसील से देखेंगे और तो आपको पूरी रहनुमाई मिलेगी। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स। पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स आर मिस्टेकनली यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी हम इसको कभी स्पेशल को पैरालंपिक्स और कभी पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स ही बोल देते हैं, हालांकि इनमें फ़र्क है क्योंकि ये दोनों स्पोर्ट्स हैं और दोनों डिसेबल्स के लिए हैं, तो इसलिए अमूमन एक ही वर्ड्स इस्तेमाल किया जाता है। देर आर टू सेवरल डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, स्टिल द मेन डिफरेंस इज पैरा ओलंपिक्स focus on individual with physical disabilities, and while special Olympics specifically showcase those with intellectual disabilities। यहाँ आपको मैं बता दूं कि जैसे हम इनकी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे आगे, तो एक तो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है जिसके अंदर आपके किसी ऑर्गन का ना होना, किसी इम्बैलेंस होना, पैदाइशी तौर पर ना होना, एक्सीडेंट इंसिडेंट की सूरत में ना होना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आखिरी हम कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यानी जहनी तौर पर जिन लोगों का इशू होता है, वो जिनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता। तो जो स्पेशल ओलंपिक्स है उनके लिए। पैरा ओलंपिक्स में बाकी जो हियरिंग एम्पेयरमेंट है, फिजिकल एम्पेयरमेंट है, मोटर डिसेबिलिटी है, आपकी यानी बोलने की ब्लाइंड कह लें, या देखने की या सुनने की जो सलाहियत है, ये तमाम की तमाम कैटेगरीज जो हैं ये पैरा ओलंपिक्स के अंदर आती हैं। और स्पेशल ओलंपिक्स में सिर्फ ओनली 1 and 1 जो मेंटली चैलेंज जो पर्सन्स होते हैं वो आते हैं। दूसरा सवाल अक्सर पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। तो यूजुअली इसको भी हम सेम ही इस्तेमाल करते हैं और ये सवाल भी इसीलिए पूछे जाते हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम में क्या फ़र्क है और या एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। उसकी वजह यही होती है कि इनके अंदर माइनर सा और टेक्निकल सा डिफरेंस होता है जो हर बच्चा जो है वो बयान नहीं कर सकता। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हायर लेवल है। उनका क्या काम है कि पॉलिसी बनाना, उसके मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन तय करना और आगे फिर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर देना, ये काम है उसका। लेकिन मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो हायर अथॉरिटी, मिसाल के तौर पर किसी इदारे की बात कर रहे हैं तो उसका जो भी ऐसा शख्स जो कि पॉलिसी बना सकता है, पॉलिसी दे सकता है, गाइडलाइन दे सकता है, SOP बना सकता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो वो बना सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है। मिसाल के तौर पर किसी इदारे का जो सेक्रेटरी है वो आप कह सकते हैं, जो स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के वो पॉलिसी बनाता है और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है। और मैनेजमेंट आगे जो भी लोग उस चीज़ को मैनेज करते हैं, जो मुश्तरका गोल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, ये सारे के सारे दे आर कॉल्ड मैनेजर एंड इट्स आर कॉल्ड मैनेजमेंट। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लें कि पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स की बात करें तो पैरा ओलंपिक्स का आगाज़ तो 1948 में हुआ था, जब तकरीबन 1000 के लगभग जो एथलीट थे, खिलाड़ी थे, उन्होंने पहली बार शमूलियत अख्तियार की। और बाकायदगी से इसका आगाज़ 1960 जो रोम ओलंपिक्स हुई थी 1960 की, उसके अंदर ये लोग शामिल हुए थे।
लेकिन अगर हम स्पेशल ओलंपिक्स की बात करें तो ये जुलाई 20 1968 में शिकागो के अंदर फर्स्ट टाइम जो इनके कंपटीशन हुए स्पेशल लोगों के, और उसमें तकरीबन 100 के लगभग जो एथलीट थे यूएसए और कनाडा से, उन्होंने इसमें शिरकत की। तो ये उसकी हिस्ट्री है। अगर हम कैटेगरीज की बात करें कि इस कैटेगरी के कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और इनके अंदर कौन कौन लोग फाल करते हैं, तो उसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? फिजिकल एम्पेयरमेंट है। अब फिजिकल से मुराद यह है अपेयरमेंट मसल पावर्स। अगर किसी शख्स के मसल्स की पावर नहीं है और वो फिजिकल एम्पेयरमेंट में आता है, यानी उसके मसल काम नहीं करते। और ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी किसी भी शख्स को स्पेशल होने का जो सर्टिफिकेट है, उस डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट, आप कह लें कि डिप्टी कमिश्नर जो ज़िले का सरबराह होता है, उसके ज़ेरे साया एक ब्रांच है जिसका ये काम है। अगर कोई शख्स जितनी भी ये फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, फिजिकल कह लें, विजुअल कह लें या मेंटली चैलेंज कह लें, तो वो अपनी एक दरख्वास्त गुजारेगा उस डिप्टी कमिश्नर को, और फिर बाकायदा इसका मेडिकल बोर्ड बनेगा। वो इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि आया कि ये इस कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता। तो अगर करता है तो फिर उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, उसको एक सर्टिफिकेट देता है डिसेबिलिटी का, जिसकी बुनियाद पर वो अपने कोटे के ऊपर अप्लाई कर सकता है। फिजिकल एम्पेयरमेंट में एम्पेयर्ड मसल पावर्स, एम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो रेंज ऑफ मोशन है, मसल्स जो है, लिगामेंट्स हैं, वो काम नहीं करते, तो ऐसी सूरत में भी आप फिजिकल एम्पेयरमेंट में आ जाते हैं। लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी। लिम्ब आप कह सकते हैं कि हम बॉडी को डिफरेंट 2 लिम्ब्स में तकसीम करते हैं। अगर हम नाव से ऊपर वाले हिस्से को अपर लिम्ब और नीचे वाले हिस्से को लोअर लिम्ब कहते हैं। तो अगर किसी का ऐसा भी हो सकता है, आपने व्हील चेयर पे लोगों को देखा कि जिस्म का निचले वाला हिस्सा काम नहीं करता, बाज़ का ऊपर वाला हिस्सा काम नहीं करता। ऐसी सूरत में भी अगर 1 लिम्ब भी अगर काम, उसमें कोई कमी है, डेफिशिएंसी है, तो वो भी फिजिकल एम्पेयरमेंट आएगा। लेग लेंथ डिफरेंस है। अगर बाज़ का होता है कि जो लेग दोनों हैं उनकी जो लेंथ है वो एक जैसी नहीं होती, वो इम्बैलेंस होता है उनमें। और उसके साथ साथ ये जो शॉर्ट्स स्ट्रेचर है, ये भी यही है कि आपके मसल में इम्बैलेंस हो, जिसकी वजह से आपकी हाइट ऊपर नीचे हो जाए। तो ये तमाम की तमाम जितनी भी कैटेगरीज या मेंशन की गई है 1 बाय 1, तो ये सारी की सारी फिजिकल एम्पेयरमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर इन कैटेगरी के अंदर कोई फॉल करता है तो फिर हम उसको फिजिकल एम्पेयरमेंट जो कहेंगे डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरी। अगर विजुअल एम्पेयरमेंट है, जिसको हम ब्लाइंड बोलते हैं, जिसको नज़र नहीं आता। अगर अच्छा, यहाँ मैं आपको यहाँ एक और बात बता दूं कि जितनी भी ये हमारी 3 से 4 कैटेगरीज हैं, इसके अंदर की फिर आगे सब कैटेगरीज हैं। इसमें माइनर है, मेजर है, सेवर्ड है और प्रोफाउंड है। यानी ऐसे कैटेगरी, अगर आप क्रिकेट टीम की भी बात करें, ब्लाइंड क्रिकेट टीम की भी बात करें, तो उसमें तमाम लोग ऐसे नहीं होते जो सारे के सारे फुली ब्लाइंड हों, ऐसा नहीं है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि उसमें इतने लोग ये हो सकते हैं कि जिनकी नज़र 70-100 है, जिनकी 60/100 है, तो कुछ लोग होंगे जिनकी नज़र बिल्कुल कम होगी। अदरवाइज ये नहीं होता कि टोटली वो 100% सारे के सारे ब्लाइंड हों। तो विजुअल और उसके साथ हियरिंग एम्पेयरमेंट भी एक कैटेगरी है, जिसके अंदर आप दोनों चीज़ें आ सकती हैं। आप सुन नहीं सकते और आप बोल नहीं सकते। अच्छा, ये भी आप समझ लें कि जो हियरिंग एम्पेयरमेंट की आपकी कैटेगरी है, उसमें अमूमन जो पैदाइशी तौर पे जो लोग होते हैं, तो वो दोनों इस एक ही कैटेगरी कहते हैं। यानी पैदाइशी तौर पर अगर कोई बच्चा बोल नहीं सकता तो वो सुन भी नहीं सकता, सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो स्पेशल पर्सन है वो पैदाइशी तौर पर ही स्पेशल पर्सन हो। ऐसा भी हो सकता है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से आपकी कोई एक चीज़ मुतासर हो। यानी आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपकी समात मुतासर होती है। कोई ऐसी चीज़ है, आपके ग्लड्स में कोई इस तरह का इशू है कि आप बोल नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं, तो फिर वो आएंगे इसी एक कैटेगरी के अंदर। यानी यहाँ ये वाजे कर दूँ कि ये पैदाइशी तौर पर ये ज़रूरी है कि जो बोल नहीं सकेगा वो सुन नहीं सकेगा। लेकिन अगर किसी को बाद में ये डेफिशिएंसी हुई है, नीड स्पेशल हुई है, तो उसमें फ़र्क हो सकता है, कोई एक हो सकती है या दोनों भी हो सकती हैं। आगे
आखिरी कैटेगरी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेलेक्चुअल मेंटली चैलेंज लोग हैं कि जिनका दिमाग नहीं काम करता, या अगर करता भी है तो बहुत शॉर्ट साइटेड सा, बहुत शॉर्ट, यानी कह लें कि आप थोड़ी बहुत कोई 2-4 चीज़ें वो समझ लेते हैं, सारी की सारी चीज़ें नहीं समझ सकते। तो ऐसी सूरत में इनके लिए एक अलग से गेम रखी गई हैं जिनको हम स्पेशल ओलंपिक्स बोलते हैं। अच्छा, ये था आज का हमारा टॉपिक, और आखिरी जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो ये था कि तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए कौन सी बुक लें। अच्छा बेटा, ये आप बात याद रखें कि कोई भी एक बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, ना हो सकती है। उसकी बड़ी वजह यह है, कोई भी जो शख्स बुक लिखेगा वो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखेगा, उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को भी मद्देनजर रखेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट को भी रखेगा, लेक्चरर के टेस्ट को भी रखेगा, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर को भी रखेगा, और आए रोज जो है वो थोड़ी थोड़ी तब्दीली होती रहती है। अब देखिए ना, इसके अंदर 50% सब्जेक्ट है और 50% जनरल नॉलेज है। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि कोई भी बुक ले लें आप, लेकिन वो बुक लें जो आपके सिलेबस को कवर करती हो, जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि स्कीम ऑफ स्टडी आप लें। अगर आपको कहीं नहीं मिलती तो स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पे जाएं, आपको वहां से ये स्कीम ऑफ स्टडी भी मिल जाएगी, और वहां पे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप ऐसी बुक लें जिसके अंदर आपका तमाम जो मेजर सब्जेक्ट हैं, और जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स कंडक्ट करना, रिसर्च, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग, ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद हों, और वो आपके 50% सिलेबस को कवर करेगी। 50% के लिए आपको जनरल नॉलेज की बुक लेना पड़ेगी। वो कौन सी बुक लें? वो आप जहांगीर सन्स वालों की बुक ले सकते हैं, आप कारवां पब्लिशर्स की बुक ले सकते हैं, आप एडवांस पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हैं। आप कोई पुराना पेपर जनरल नॉलेज का उठाएं, उसको स्टडी करें, फिर उन बुक्स को जाके स्टडी करें, आपको पता चले कौन सी बुक अप टू डेट है और कौन हमारे पैटर्न के मुताबिक है। और उससे और बड़ी बात, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म मेरे आपके लिए हाजिर हैं। एक तो यूट्यूब का चैनल है जिसके ऊपर आप डेली वीडियोस देखते हैं, और ये आपकी प्रिपरेशन को मद्देनजर रखकर ही बनाई जाती हैं। और दूसरा, इसके पास स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन .online वेबसाइट है जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और तीसरा मेरा प्लेटफॉर्म आपकी खिदमत में हाजिर है कि आप नंबर मेरा मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, चैनल की डिफरेंट वीडियोस के ऊपर भी मौजूद है, थंबनेल के ऊपर भी मौजूद है। हम इंशाल्लाह 1 मार्च से सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7वां सेशन होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 7 माह से कंटिन्यूसली ट्रेनिंग चल रही है और बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी तफसील आप बजरिया व्हाट्सएप ले सकते हैं। और इन हफ्ते में 4 दिन हम क्लास कंडक्ट करते हैं, 7 से 8 इसकी टाइमिंग है, गूगल मीट पे इसकी क्लास होती है। तो इस प्रोग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।